मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना ही उसकी साइज जो होगी वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज जो है वो कम होगा। बिल्कुल वैसी बात होगी कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है, राइट, तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि या तो ये ट्यूशन में होगा या तो ये अपने घर में होगा। तो उसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम घर पे होगे या तो फिर तुम ट्यूशन पे होगे। तो ये सारे फॉर्मूले रट लेना, ठीक है। क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, तुम्हारे लिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है। So welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important questions and some tricks. So today we are going to start with the structure of atom. So here is the first question, the increasing order of the ionic radii of the given species is. मुझे 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, उसमें कुछ स्पीसीज दिए है, मुझे बताना है कि उनकी आयनिक रेडी का ट्रेंड क्या आएगा, राइट। सो पहले यार ले लेते हैं कौन कौन सी स्पीसीज हमें दी है। सो व्हाट डू आई हैव, क्लोरीन -1, कैल्शियम 2+, पोटेशियम +1, सल्फर 2-, ठीक है, ये 4 स्पीसीज है मेरे पास। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो ना कि तुम्हारे पास एटॉम्स अलग अलग हैं, उनके ऊपर चार्जेस अलग अलग है, तो हमें एक बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। व्हाट डू आई मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो का मतलब होता है भाई सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैं दो एटॉम ले रहा हूँ, ठीक है, अगर इसमें मेरे पास है कुछ 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूँगा कि ये और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, राइट। वो चेक क्यों करना है, क्योंकि वो हमें इस क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। तो क्लोरीन का बताओ एटॉमिक नंबर क्या आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 17 आता है, ठीक है। 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। अब देखिए ऊपर है -1, किसी भी एटॉम के ऊपर माइनस चार्ज कब आएगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कब आएगा माइनस चार्ज, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देता हूँ मैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब कैल्शियम की बात करते हैं, ये Cl- का है, ओके। अब कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम 2+ है। तो 2+ मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ठीक है। तो 20 - 2 कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन अगेन। फिर मेरे पास क्या है, K+1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताओ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है K+1 में, +1 कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज मतलब -1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, -1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया मेरे पास, 18 इलेक्ट्रॉन अगेन, ठीक है, K+18 इलेक्ट्रॉन। फिर सल्फर पे आता है, सल्फर का होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर है 2- कब आया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए होंगे। तो प्लस करूँगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो S2- में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन, Ca2+ में 18 इलेक्ट्रॉन, K+ में 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 2- में भी 18 इलेक्ट्रॉन, सब में सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो स्पीसीज दी हुई है मुझे, सब की सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे से। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। अब देखा, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर साइज की बात की है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और उसमें साइज की बात हो रही है, तो मैं बोलूँगा साइज जो है वो नेगेटिव चार्ज के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना ही उसकी साइज जो होगी वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ,
तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है। लेकिन ये कहाँ से आया, देखो यार ये न्यूक्लियस है, राइट, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स होगी। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब क्या हो रहा है, ये मान लो कुछ एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैंने निकाल दिया, राइट, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। अब ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसे मैंने निकाल दिया, ठीक है। जब मैं निकाल दूंगा तो क्या इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, सेकेंड ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इलेक्ट्रॉन एक्स के पास कहाँ पर है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में है कि नहीं। अब जो भी साइज होगी ना, साइज हम डिफाइन कैसे करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ एन एटॉम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एन न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यार ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारी पहली ऑर्बिट है, ये तुम्हारी दूसरी ऑर्बिट है। अब दूसरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, राइट, तो अभी इसकी साइज कितनी है, यहाँ न्यूक्लियस से लेके सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल देता है, ठीक है, हम धक्का मार के निकाल देते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, राइट, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो रिमूव हो गया, ठीक है, वो तो मैंने निकाल दिया था। तो अब सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अब बताओ इसकी साइज कितनी होगी, इसका रेडियस कितना होगा, न्यूक्लियस से लेके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अब सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट से लेके न्यूक्लियस तक का जितना डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होने वाला है, वो होगा इसकी साइज, ठीक है, रेडियस होगा। तो वही बात हो गई, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो इसकी साइज़ ये थी, जब मैंने इसको निकाल दिया तब इसकी साइज़ क्या हो गई, बस इतनी, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज़ जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है तुम्हें बात। अब यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, मान लो एक और ऑर्बिट है, अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था मस्त मस्ती में और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ भाई रेडियस पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, अब इतनी हो गई, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक ही था, बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर से एक और आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जो रेडियस थी वो इलेक्ट्रॉन और एटॉम के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ गई। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा तब x किस में गया होगा, x हो गया होगा x माइनस, है ना, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो साइज जो है वो भी बढ़ गया। क्लियर हो रही है, तो यहाँ से आया ये रिलेशन। अब ये रिलेशन सही कब है, जब मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ तब, ठीक है। जब मैं कंपैरिजन कर रहा होगा तब मुझे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर है तो ये रिलेशन जो है वो वैलिड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब यार देखो इन चारों स्पीसीज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसका है, सल्फर का, राइट, सल्फर का सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। फिर उसके बाद किसका नेगेटिव है, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, उसका बाद क्लोरीन की है, क्लोरीन का है -1, मतलब इसके बाद नेगेटिव में जो भी है चार्ज वो इसके पास है। फिर नेगेटिव तो मेरे पास बचा नहीं, तो अब मैं जाऊँगा पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम उतनी ही साइज ज़्यादा। तो यार बताओ कम किसका है, कम +2 है या +1, +1 ज़्यादा कम है, तो ये हो गया थर्ड और कैल्शियम हो गया फोर्थ। क्लियर हो रही, ये होगा हमारा ट्रेंड। ये तो सबसे पहला मेरे पास क्या आया, सल्फर आया। और जब मैं बोलता हूँ पहला तो उसका मतलब क्या है कि इसकी साइज जो है वो इन सब में से सबसे ज़्यादा होने वाली है। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो हमें क्या किस में अरेंज करना है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो देखो यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े में जाना है। फोर्थ पोजीशन किसकी है, कैल्शियम की है, ठीक है। तो कैल्शियम जो होगा वो सबसे पहले होना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे कौन है, सल्फर, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे है कौन, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम इज ऑन फोर्थ पोजीशन, हाँ ठीक है, सबसे छोटा। फिर क्या आता था मेरे पास, पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम है, ओके, फिर क्लोरीन, ओके, और लास्ट में सल्फर। हाँ ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा था वो ऑप्शन में दिया होगा। इतनी बात क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
So here is the second question. क्या बोल रही है? The electrons identified by quantum numbers n and l. फिर 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। क्वांटम नंबर्स में पहले तो ये समझना जरूरी है कि n और l मेरे पास होता क्या है, राइट। n किसको बोलते हैं हम? n बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसका मतलब क्या है? जब भी मैं बोलता हूँ कि n की वैल्यू 1 है, उसका मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जो पहली ऑर्बिट है वो तुम कैसे डिनोट करोगे? वो तुम बताओगे कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू 1 है तो वो मतलब है कि पहली ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। इफ n इज इक्वल्स टू 2 तो सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3 तो थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 4 तो फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो रही है? वैसे ही चलते जाना है हमें आगे, ठीक है। अब l क्या होगा? l से हमें पता चलता है कि कौन सी ऑर्बिटल होगी, ठीक है। ये तुम्हारी ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है। अब तुम ऑर्बिट को और जूम कर दो, ठीक है, तो तुम्हें मिलेगी ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है बात? ऑर्बिटल्स कौन सी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारी ऑर्बिट। अब इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, राइट, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन इस ऑर्बिट के अंदर कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, ग्रेटर देन 95%। अगर प्रोबेबिलिटी निकलती है इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, तो तब मैं बोलूँगा कि वो जगह है ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है तुम्हें ये बात? बिल्कुल वैसी बात होगी कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है, राइट, तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि या तो ये ट्यूशन में होगा या तो ये अपने घर में होगा। तो उसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम घर पे होगे या तो फिर तुम ट्यूशन पे होगे, राइट। तो तुम्हारे उसके लिए ऑर्बिटल्स क्या है? तुम्हारा घर या तो तुम्हारा ट्यूशन। क्लियर हो रही है बात? तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिटल्स कौन सी जगह होगी जहां पर उसके मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और वो मैं किससे फाइंड करूंगा? एल की वैल्यू से, ठीक है। एल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मुझे पता चलेगा कि वो एस ऑर्बिटल है, वरना वो पी है, वरना डी या तो एफ। एस पी डी एफ मतलब देखो यार, ऑर्बिटल्स कौन सी थी मेरे पास? एक तो मेरे पास ट्यूशन क्लास था, ठीक है, तुम्हारा ट्यूशन क्लास था और तुम्हारा होम था। तो भाई एक ट्यूशन क्लास है, एक तुम्हारा होम है। अब तीसरी जगह मान लो यार स्कूल है, राइट, तो डी क्या हो गया? स्कूल हो गया, ठीक है। तो एक ऑर्बिट के अंदर काफ़ी सारी ऑर्बिटल्स हो सकती है, ठीक है। एक ऑर्बिट के अंदर काफ़ी सारी ऑर्बिटल्स होगी। तुम्हारे दोस्त के लिए काफ़ी सारी ऑर्बिटल्स होंगी, पॉसिबिलिटी होगी कि तुम्हें वो कहीं पे ढूंढ सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी वैसे ही काफ़ी सारी ऑर्बिटल्स होने वाली, और वो मैं बात फाइंड करता हूँ एल की हेल्प से। अब मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है कि कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी हैज़, ठीक है। मुझे बताना है क्वांटम नंबर्स, ये जो 2 क्वांटम नंबर्स मुझे दिए हैं उनके हेल्प से मुझे बताना है कि एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी, ठीक है। मुझे ट्रेंड बताना है। तो कैसे बताएंगे? अब तुम लग जाओगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल से। क्या होता था ऑफ बाउ प्रिंसिपल? 1s 2s 3s 4s 5s, है ना। फिर यहाँ पे आता था 2p, फिर 3p, फिर 4p आता था, वैसे ही 5p, फिर 3d, फिर ऐसे 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 तुम फील करते जाते थे, राइट। अब यार जेई में ये थोड़ी करने बैठोगे, ठीक है। जेई में ये करने बैठोगे तो यार पेपर हो गया तुम्हारा। तो हम क्या करेंगे? हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। कौन सी ट्रिक है वो? n+l रूल, राइट, n+l रूल। इसमें हम करते क्या है? n की वैल्यू और l की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। अब जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होने वाली। इतनी बार क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब यार मैं कर रहा हूँ n क्या है मेरे पास पहले ऑप्शन में 4, तो मैं पहले ऑप्शन में क्या कर रहा हूँ? n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इक्वल्स टू क्या है 5, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में मेरे पास क्या है? सेकेंड ऑप्शन में मेरे पास n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 0, कितना आ गया 4, ठीक है। तो इन दोनों में भाई छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी इसके कंपेयर में कम होने वाली है। इतनी बार क्लियर हो रही है तुम्हें? तो आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं यार। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन में n की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, राइट। और लास्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? 3 और l की वैल्यू है 1, तो मैं क्या कर दूंगा? 3 + 1 कर दूंगा, क्या आ गया मेरे पास 4, राइट। अब देखो यार मैंने क्या बोला? n+l करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी वो तुम्हारी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होने वाली। तो इन दोनों में तो तुम बता दोगे कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन इसके और इसके कंपैरिजन में अगर तुम्हें करना है तो तुम कैसे बताओगे? क्योंकि दोनों का n+l का जो सम था वो तो सेम ही आया, है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है? जब भी n+l
किसी भी दो क्वांटम नंबर्स का सेम आ गया, इस केस में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन का और थर्ड ऑप्शन का सेम आ रहा है, तो तुम n की वैल्यू चेक करोगे, n की वैल्यू ज़्यादा किस में है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में n की वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, यहाँ पे 4 है n की वैल्यू और यहाँ पर 3 है। क्लियर हो रही है बात। तो 4 है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, राइट। अब यहाँ पे देखो n प्लस एल 4, n प्लस एल 4, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में भी सेम वैल्यू आ रही है n प्लस एल की, है कि नहीं। तो इसमें भी कैसे फाइंड करेंगे हम, n की वैल्यू देख लो, n की वैल्यू 3 बड़ी है भाई या 4 ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। किसके कंपेयर में बोल रहा हूँ, इन दोनों के कंपेयर में, राइट। समझ लो ये बात, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो सकती है या तो इसकी या तो इसकी, है कि नहीं, क्योंकि इनका n प्लस एल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और बाकी दो का तो 4 है, मतलब इनसे कम है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी या तो इसकी हो सकती है। अब इन दोनों में से किसकी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू चेक कर ली। इसमें भी 5 आ रहा था n प्लस एल, इसमें भी 5 आ रहा था n प्लस एल, तो मैंने n की वैल्यू चेक कर ली। यहाँ पे 4 है, 3 से ज़्यादा है, तो ये जीत गया भाई, तो इसको मिलेगी फर्स्ट पोजीशन। फिर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए ये। अब थर्ड पोजीशन पे आते हैं, थर्ड पे क्या, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो मैंने फिर से n की वैल्यू चेक कर ली। यहाँ पर है n इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर है n इक्वल्स टू 3। तो बताओ कौन जीता भाई, n इक्वल्स टू 4 जीत जाएगा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो इसमें कौन जीत गया, ये, तो इसको थर्ड पोजीशन मिलेगी, इसको फोर्थ मिलेगी। अब यार ऑप्शंस पे आते हैं, पहले कौन है, पहले मेरे पास कौन सी चीज़ आई, ये है ना, पहले तो यही आया। पहला कौन सा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है। देखो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, बोला है इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है तुम्हें। तो सबसे ज़्यादा किसके, 1 की, तो वो राइट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड वाला कौन से है सबसे ज़्यादा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें तो राइट हैंड साइड पे 3 है सबसे और यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास, राइट। अब सेकेंड ऑप्शन कहाँ पर, ठीक है, सेकेंड पोजीशन किसकी है, सेकेंड पोजीशन है थर्ड नंबर की, थर्ड ऑप्शन की जो है वो सेकेंड पोजीशन पे, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी इसके बाद, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। देखो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 1 के बाद 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर हो रही है तुम्हें ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here is the next question. It is saying a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential different V ESU. ESU मेरे पास क्या होता है, शायद तुम्हारे लिए नया हो। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पोटेंशियल का एक यूनिट है, ठीक है। If E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H by lambda is, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट, मतलब क्या, ये फिलामेंट है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, नीचे से हीट दे रहा हूँ, तो क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जमा किया। अब 2 चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 चार्ज प्लेट्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी है मैं इनमें से पास करवा रहा हूँ, समझिए। वॉज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, 2 चार्ज प्लेट्स है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन्स में पास करवा रहा हूँ। इफ़ E and M आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, E फॉर चार्ज, M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ H बाई लैम्बडा इज, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कुछ वेव्स भी निकलेगी, उसका लैम्बडा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब तुम्हें यार कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये पता नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मास्टरी करनी है तो सारे फॉर्मूले रट लो, ठीक है, तुम्हारे आधे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो बताओ डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या आती है, वो आती है मेरे पास H बाई पी इक्वल्स टू लैम्बडा। H क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, P होता है मेरे पास मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और लैम्बडा क्या है मेरे पास, वेवलेंथ, राइट। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू H बाई mv, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें पता होगा। अब मैं तुम्हें एक और फार्मूला बता रहा हूँ, क्या होगा, H बाई √2me, ये शायद तुम्हारे लिए नया हो, ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला आता है। अब m क्या है, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था और ये v क्या था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैपिटल E क्या है, कैपिटल E है मेरे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझो ये बात। इसके अलावा कोई इक्वेशन है, ये रही
h/2meV। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है ये है जूल के अंदर, यहाँ पे मैंने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की यूनिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या, ई क्या होगा यहाँ पे, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ और वी क्या है, दो जो चार्ज प्लेट्स थी उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा वी है। इसके अलावा कोई और एक फॉर्मूला एक और है, क्या, h/√2m और ई के जगह पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले रट लेना। ठीक है, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, तुम्हारे लिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखकर मैं कैसे यूज़ करता हूँ आंसर लाने के लिए। मुझे क्या ढूंढना है, h/λ की रेशियो। ठीक है, मुझे h/λ का रेशियो ढूंढना है। कैसे आएगा, किसी से भी आ सकता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में दिया है E और V। तो E और V मुझे कहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूले में, राइट। अब क्या करूँगा, 2√2m EV को मैं यहाँ ले जाता हूँ, लैम्बडा को नीचे ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, बताओ ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, h/λ इज इक्वल्स टू √2meV। ये रहा तुम्हारा आंसर, कहाँ पर है, ये रहा, डन। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला याद था तो तुमने डायरेक्ट कर दिया। अब फॉर्मूला याद नहीं तो तुम्हारे 4 मार्क्स गए, और तुक्का मारते तो और -1। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्लियर हो तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटॉम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 37 इज। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स दे रखे, मुझे बताना है कि करेक्ट सेट कौन सा है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं यार। पहले तो क्या कर सकते हो, तुम ऑफ बाउ लगा के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑफ बाउ से अगर मैं फिल करना स्टार्ट करूँ रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बताओ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2, राइट, फिर 3d10 फिर 4p6, लास्ट में क्या आएगा 5s1, राइट। अब तुम्हें यार यहाँ तक तो पता होगा कि कैसे फील करते हैं, लेकिन शायद तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि भाई 4p आएगा, 5s आएगा, या कि कोई और ऑर्बिटर आने वाले, तो कैसे पता लगाएंगे यार। ऑफ बाउ से तो तुम लगा ही सकते हो, राइट, 1s 2s 3s, फिर ऐसे ऐसे zigzag में जाते जाओ, तो जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से फिल कर देना है हमें। या तो फिर तुम n+l रूल भी लगा सकते हो। कैसे, देखो यार, फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, वहाँ पे कौन सी ऑर्बिट होगी मेरे पास, 1s। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में कौन सी होगी, 2s होगा, 2p होगा। फिर क्या होगा थर्ड में हो सकता है भाई 3s 3p और 3d होगा, राइट। फिर क्या होगा मेरे पास 4s, फिर 4p 4d और 4f भी हो सकता है। ठीक है, होता ही है। फिर फिफ्थ में क्या आएगा मेरे पास, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में होगा 5s, राइट, 5p अप टू 5d 5f ऐसे होगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे 5s तक का ही काम। अब देखो यार 1s तुम्हें पता है सबसे पहले फिल होगा, फिर ये, उसके बाद ये, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, उसके बाद 4s फिल होता है। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज किस में हो रहे हो, 4p 4d 4f या 5s में, इन सब में से किसको फिल करूँ मैं पहले, राइट। तो पहले 4p में n+l लगाते हैं। 4p में क्या होगा, n हो गया 4, और p क्या होता है भाई, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। ये किसके लिए बात हो रही है, ये हो रहा है 4p के लिए। अगर 4d की बात करूँ तो क्या होगा, 4 + 2 d का होता है, l क्या होता है 2 होता है, तो इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, राइट। 4f में क्या होगा, 4f में मेरे पास होगा 4 + 3 = 7 हो जाएगा। और 5s में क्या होगा, 5s में मेरे पास आने वाला है क्या, 5s में आएगा 5 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है तुम्हें। अब देखो सबसे कम वैल्यू किस में आई, मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जिसकी वैल्यू कम होगी n+l की उसकी एनर्जी कम होने वाली है। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाने वाला है। सही है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ कहाँ भागेगी, जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तुम किसके पास जाओगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास पैसे होंगे, ज़्यादा स्टेबल है, उसके साथ बिजनेस करोगे ना। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे कही हो रही है कि n+l मैंने किया, इन दोनों की वैल्यू 5 आई और 6 और 7 आई बाकी दो की। ठीक है, तो 5 सबसे कम है। अब इन दोनों में कम किसका है, मैंने क्या बोला था 5s का, और 4p में n+l वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, n देखेंगे। n क्या है भाई, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो कम एनर्जी किसकी हुई, 4p की हुई इसके कंपेयर में, इसलिए 4p पहले फिल हो रहा है। ठीक है, और बाद में लास्ट में फिल हुआ 5s। अब और इलेक्ट्रॉन है तो और आगे जाओ भाई, 4d में जाएगा, फिर 4f, ऐसे
कैलकुलेट करते रहना है, ठीक है। या तो फिर तुम ऑफ बाउ प्रिंसिपल अपना लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कन्फिगुरेशन। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है, ठीक है। तो यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 5s में, ठीक है। तो हमें इसको देखना है। तो बताओ 5s में n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू होगी जो भी नंबर आ रहा है तुम्हारा वो, ठीक है। इसमें नंबर कौन सा है, 5, तो 5 हो गया तुम्हारा n। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब l की वैल्यू पूछा, जो पहले होगा ना, पहले जो भी होगा वो होगा तुम्हारा n, ठीक है। पहले n होता है, फिर l होता है, फिर m होता है। इसको कहीं और लिखते हैं, राइट। जैसे पहले n होगा, फिर l होगा, फिर m एंड देन होगा स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है। तो यही ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा ऑप्शन में। पहले n की वैल्यू ही दी रही होगी तुम्हें, फिर l की वैल्यू, फिर m की, फिर ms की। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बताओ यार जो नंबर होगा वो तो n होने वाला है। अब l की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो l की वैल्यू कौन सी आएगी। यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा है, s है। s के लिए l की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है ना। मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था, तुम्हें याद हो तो l की वैल्यू 0 आती है। तो अब देखो यार कंपेयर करते हैं, 5 तो है, सब में 5 5 5 5 है, तो n की वैल्यू तो इसमें कुछ हेल्प नहीं करने वाली मेरे को। अब l देखते हैं, l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला ही तो l था हमारा, ठीक है, वही होता है। यहाँ पे l की वैल्यू है 0 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर l की वैल्यू 0, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होने वाला, ठीक है। अब हम जाते हैं m पे, तो m की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। अब देखो यार तुम्हारे पास अगर n की वैल्यू आ गई तो l कहाँ से कहाँ वेरी करता है, l वेरी करता है 0 to n-1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं देखो यार n की वैल्यू, n की जगह पे डाल रहा हूँ 5, तो 0 to 5-1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 के इक्वल, है ना। 5-1 4 के इक्वल होगा, तो 0 to 4, ठीक है। 0 to 4 l की वैल्यू चलते रहने वाली है। मतलब 0 अगर मेरे पास l की वैल्यू है तो मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया, s, ठीक है। 0 to 4 मतलब 1 2 3 भी होगा, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f, और ये मतलब कुछ g होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा 5th शेल में, ठीक है। अगर मैं 5th शेल की बात करूँ, यहाँ पे क्या है 5s है। 5s कैसे आया, n तो हमारा 5 है, राइट। n हमारा 5 है इसलिए 5 आ रहा है, 5th ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं। अब s देखो, s इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 मिल रहा है इसलिए 5s होगा 5th ऑर्बिटल में। अगर अब फिर मेरे को 1 मिला तो अगर, तो 5p आ गया। 2 मतलब d के लिए है, तो यहाँ पे 5d भी कहीं पे होगा, 5f भी होगा क्योंकि f किसके लिए होगा, 3 के लिए, और 5 कुछ g भी हो सकता है क्योंकि 4 है यहाँ पर। क्लियर हो रही है तुम्हें बात, ठीक है। अब m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये होगी -l to +l, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव में लिख दो, मतलब -4 to +4 m की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। समझो ये बात, ठीक है। तो -4 से +4 आने वाली है m की वैल्यू, लेकिन क्या यहाँ पे मुझे पूछा है रुबिडियम एटॉम के लिए क्वांटम नंबर्स। अगर मुझे रुबिडियम एटॉम नहीं दिया होता तब मैं ऐसे चलूँगा, ठीक है, कि l की वैल्यू इससे इसके बीच में पॉसिबल है, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर मुझे पूछे m की वैल्यू, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो -4 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा तो वो राइट हो जाएगी, ठीक है। समझो यार ये बात, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ 5, फिर 3, फिर वापस फिर 2 बोलता हूँ और लास्ट में +1/2, तो ये सही क्वांटम नंबर है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कब, जब रुबिडियम एटॉम नहीं दिया होगा और मुझे बोला हो कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताओ, तब ये सही बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे रुबिडियम एटॉम लिखा हुआ है, ठीक है, तब वो सही बात नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात, क्यों नहीं होगा वो मैं भी बताऊंगा। ये सही कैसे होगा, पहले वो बात कर लेते हैं। देखो n की वैल्यू तो 5 फिक्स है, राइट। अब मैंने l की वैल्यू चेक करनी है, तो l मैंने क्या बोला कि 0 to n-1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो 0 आ गया। अब मैं 5-1 करूँगा तो 4, तो क्या 3 0 to n-1 मतलब 0 to 4 के बीच में कहीं पे है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये सही बात है, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। अब मैं m की बात करूँ तो m कहाँ से कहाँ तक होगा, m मैंने बोला m होगा -l to +l, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या थी, l की वैल्यू आई थी मेरे पास
मैक्सिमम 4, राइट, मैक्सिमम 4 आई थी, तो -L मतलब -4 to +4 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है m, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि +2 कहाँ पे होगा, -4 के प्लस और +4 के बीच में होने वाला है, राइट। और +1/2 या -1/2 में से कुछ भी यहाँ पर हो तो वो हमेशा राइट ही होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई लिखा हुआ है रुबिडियम एटॉम। जब भी एटॉम की बात करें ना तब तुम्हें वैलेंस शेल देखना होता है, वैलेंस ऑर्बिटल देखना होता है, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, मेरे पास 5s है, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी 5, करेक्ट है। l की वैल्यू s है, इसलिए क्या होगा 0 होगा, ये भी सही बात है, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -L to +L। अब l की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0, मतलब -0 to +0, भाई ये तो 0 ही हुआ ना, 0 से 0 क्या हुआ 0, समझ लो। तो m की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो n मेरे पास 5 आया, l 0 आया, m भी 0 आया। यहाँ पे n 5 था, ओके, l 0 था, ओके। अब m देखते हैं, m यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पे रुबिडियम एटम ना बोले और बोले कि करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स बताओ सिर्फ, ठीक है, और एटम तुम्हें ना दिया हो, तब तुम इस अप्रोच से चलोगे, ठीक है। पहले n तुम्हें ढूंढना है, राइट, फिर तुम्हें 0 to n-1 करके निकालना है कि l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल्स हैं, फिर l से तुम्हें निकालना है कि m की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। कैसे निकालोगे, -L to +L। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और मैग्नेटिक स्पिन तो +½ से -½ ठीक है, +½ या तो -½ कुछ भी हो सकता है दोनों में से, राइट। सो सी वॉज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल n = 1 to n = 2 विल बी, ठीक है। तो क्या निकालना है, मुझे वेवलेंथ निकालने हैं। कब, जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन n = 1 में घूम रहा है, पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, और मैंने जब लाइट पास की तो वो एक्साइट होकर n = 2 में चला गया, ठीक है, समझ लो। तो यार अगर फॉर्मूला पता होगा ना तो यार ये हलवा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो यार एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, 2.18 × 10⁻⁻18 1/ni² - 1/nf², यही आता है कि नहीं। अब क्या मुझे क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड करने को बोला है, नहीं, लेकिन मुझे एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लेना है, क्योंकि एनर्जी = hc/λ होता है कि नहीं, =hc/λ है ना। मुझे लैम्बडा निकालना है, h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। अब ni की वैल्यू क्या होगी, ni मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, फ्रॉम जहाँ पे दिखे ना, फ्रॉम के बाद जो क्वांटम नंबर दिखे, ठीक है, जो भी n की वैल्यू दिखे वो तुम्हें ni में डाल देनी है। फ्रॉम n = 1 to n = 2, 1 से 2 की तरफ गए तो 1 से गए ना तो वो यहाँ पे लिखना है और 2 वाला बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.626 × 10⁻⁻34 h की वैल्यू इंटू 3 × 10⁸, ये हो गई c की वैल्यू, अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2.18 × 10⁻⁻18, और ये आएगा क्या, ये होगा 1 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ लो यार बात। अब क्या होगा, लैम्बडा को इधर लेके जाता हूँ, इसको सॉल्व करके मैं इस साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, ये तो चल ही रहा है। नीचे क्या आ गया मेरे पास 2.18 × 10⁻18। अब बताओ ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, 1 - 1/4, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3/4, राइट, इज इक्वल्स टू लैम्बडा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तब तुम्हारे पास कुछ आंसर आएगा, ये कुछ आना चाहिए तुम्हारा 1.2 के आसपास, ठीक है, 1.2 × 10⁻⁻, कुछ -7 जितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -7 में ही है, और अगर तुम इनको सॉल्व करोगे तो कुछ 1.2 जितना आने वाला है, तो 1.2 कुछ ये मैच हो रहा है, राइट, ठीक है। एक्यूरेटली मेजर करोगे तो यार 1.124 जितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले की बात, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, वो यार अलग अलग कंडीशन में लगने वाले। जैसे तुम्हें यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने को बोली हो, क्वेश्चन में बोला हो कि एनर्जी फाइंड करनी है, कब, जब इलेक्ट्रॉन हो nth स्टेट में, ठीक है, nth ऑर्बिट में हो, तब उसकी एनर्जी क्या आएगी, तब उसकी एनर्जी आने वाली है
2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। Z मतलब एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉम है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, और n मतलब जिस ऑर्बिट में होगा वो वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। एनर्जी का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 2 वैल्यू थी n की, यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो कब लगाना है कब पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यूज दे रखी है n की, या तो ऐसा बोला हो फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे 2 दिया हो फर्स्ट थर्ड ऐसे नंबर्स में, तब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, वरना तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे एनर्जी का। ठीक है, अब ये किस में है भाई, जूल में है। अगर मैं ईवी में बात करूँ ना, तो Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आगे लग जाएगा 13.6। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, राइट। असल में यहाँ पे माइनस भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं माइनस नहीं लिख रहा। अब अगर रेडियस फाइंड करने को बोले तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब यार ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये nth ऑर्बिट है तुम्हारी, बताओ इसका रेडियस क्या आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। ये किस में, एमस्ट्रॉन्ग में, इसके यूनिट क्या आएगी, एमस्ट्रॉन्ग। क्लियर हो रही है बात? अब वेलोसिटी पूछ ले, तो वेलोसिटी पूछे तो आएगा 2.18 इंटू 10⁸ Z बाई एन। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले रट लेने हैं भाई। ठीक है, ये 4 रट लेना, इसके ऊपर से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेंगे। कब, देखो यार, जब 2 वैल्यू होगी n की तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला, या तो रीडबर्ग कौशिक का तुम्हें दूसरा फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ठीक है, याद नहीं थे तो अब याद कर लेना यार। वेव नंबर और क्या होता है मेरे पास, 1/λ होता है, तो यहाँ से भी लैम्बडा निकल सकता था इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन मैंने एनर्जी से निकाला। तो ये फॉर्मूला जब एनर्जी फाइंड करने को बोला हो तब, और n जब मैं 2 वैल्यू दी हुई हो क्वेश्चन में तब। ठीक है, n की 2 वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, वरना सिर्फ n की 1 वैल्यू है तो इनमें से जो भी पूछा हो तुमने निकालने के लिए वो तुम निकाल सकते हो। रेडियस निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। एनर्जी की ऑप्शन देखना यार, जूल में होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, ईवी में हो तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं फॉर्मूले, रट लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम भाई फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। So here we are ending our discussion for the chapter structure of atom. If this video has helped you clear your concept, and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. तब तक के लिए see ya, have a good day.